YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं कमल कौशिक और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। समय हो चला है चर्चा करने का, और चर्चा है जींद उपचुनाव को लेकर, क्योंकि जींद उपचुनाव पर सबकी नजरें पहले से ही टिकी हुई है, अब भी टिकी हुई है, क्योंकि चुनावी नतीजे आना बाकी है। नतीजे आने से पहले मतदान हो चुका है, जिसका इंतजार भी सभी कर रहे थे। जींद वासियों ने जो उनका जिम्मा था वो पूरा कर लिया है। अब जो है सिर्फ ईवीएम में जो कैद हुई है किस्मत, उसका फैसला करने का दिन जो है 31 जनवरी, उसी दिन ये देखना होगा कि आखिरकार कौन बाजी मार लेता है और जंगे जींद का सिकंदर कौन होता है, क्योंकि सभी पार्टियां अब भी जीत का दावा कर रही है। वोटिंग के अगर बात कर ले तो पिछली बार से अब की बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। 76% मतदान हो चुका है जींद उपचुनाव में, और अपने आप में एक अच्छे संकेत भी है कि मतदाता जागरूक हुआ है। 18 साल के जो नए मतदाता थे, जो 19 साल के हो चुके थे, उन्होंने भी वोटिंग आज की है। कई तस्वीरें भी सामने आई जींद उपचुनाव में जब मतदान किया जा रहा था। क्या दिव्यांग, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आए लोकतंत्र के इस पर्व पर। और इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दे दें कि समय समय पर कुछ छुटपुट घटनाएं जरूर सामने आई, लेकिन शांतिपूर्वक ये मतदान संपन्न हुआ है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें उसी दौरान की है जब उत्साह था जींद वासियों में। उम्मीद की किरण यही है कि आखिरकार इस जींद उपचुनाव के बाद क्या तस्वीर जींद की बदल पाएगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल ये जींद का चुनाव था। क्योंकि इतिहास की ओर अगर देखें तो जींद सीट पर इतना ज्यादा फोकस किसी का नहीं रहा था। हालांकि चुनाव हर बार दिलचस्प होते हैं, लेकिन अब की बार कुछ अलग ही माजरा था। और ये सभी को मालूम है कि किस तरह से रणदीप सुरजेवाला पर दाव खेला कांग्रेस पार्टी ने, और इस दाव के बाद क्या कांग्रेस को सफलता मिल पाएगी या नहीं, ये 31 जनवरी बताएगी डेट। यही वो तारीख है जिस दिन फैसला होगा जींद उपचुनाव का। इसके अलावा अगर जेजेपी की बात कर ले तो दिग्विजय चौटाला यहां चुनावी मैदान में उतरे थे। दुष्यंत चौटाला उनके बड़े भाई जो कि सांसद भी हैं, और जेजेपी पार्टी की तरफ से उन्होंने भी प्रचार किया है दिग्विजय चौटाला के लिए। इसके अलावा इनेलो की बात कर ले, उमेद रेडू जो कि वहीं से लोकल उम्मीदवार थे, और ये बार बार इनेलो के द्वारा भी कहा गया है। हालांकि बहुत सी बातें निकलकर ये भी सामने आई इस दौरान की ये देखने को मिला कि थोड़ा पॉलिटिकल ड्रामा भी था, और एक पारिवारिक कलह भी निकलकर सामने आए थे, जिस तरह से वीडियो भी वायरल हुए थे। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के भी जो प्रत्याशी है कृष्ण मिड्ढा की बात कर ले तो वो भी चुनावी मैदान में एक तरह से टक्कर देते नजर आते हैं। अब जो है मतदान हो चुका है, अब सबकी नजरें टिकी हुई है 31 तारीख पर। एलएसपी की भी बात कर ले तो वो भी टक्कर देते नजर आते हैं। अगर वो मजबूत होते हैं किसी भी तरह तो नुकसान कैसे होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो जींद उपचुनाव पर अब चर्चा करते हैं, क्योंकि मतदान हो चुका है। मेरे साथ कुछ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका तारुफ, उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे साहब इनेलो से प्रवक्ता मौजूद है हमारे साथ चर्चा के लिए। इसके अलावा जेडीबी से प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई साहब है। रमणीक मान साहब जुड़ेंगे हमारे साथ बीजेपी की ओर से। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं इस समय विशाल सिंगला साहब, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही संपादकीय सलाहकार कमलकांत गोरी साहब और धर्मपाल धनखड़ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और एलएसपी की ओर से भी प्रवक्ता जुड़ेंगे इस चर्चा में। लेकिन उससे पहले प्रवीण अत्रे साहब आपसे सवाल करेंगे। जैसे कि मैंने जिक्र भी किया, अभी मैं दर्शकों को बता रहा था कि किस तरह से चुनाव में क्या क्या हुआ है। 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण थे। इन 3 दिनों में आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ? उन 3 दिनों की मैं बात कर लूं, एक बार आपको बता दूं उन 3 दिनों में क्या क्या हुआ। दुष्यंत की दादी का वीडियो वायरल हुआ, दादाजी का यानी कि ओम प्रकाश चौटाला का भी एक वीडियो सामने आया, मीडिया से मुखातिब हुए थे, गद्दार तक कहा गया। उसके बाद फिर नैना चौटाला जनसभा में आती हैं और खुले तौर पर आंसू बहाती हैं, या यूं कहें कि भावुक हो जाती हैं। तो क्या नुकसान होगा आपको, या किस तरह से आप देखते हैं उस पूरे घटनाक्रम को? देखिए कमल, पहली बात तो ये है कि ओम प्रकाश चौटाला जी की फरलो जो 19 तारीख को दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन रद्द करते हैं, जो फरलो 17 तारीख को मंजूर हो जाती है। 18 तारीख को उसमें एक नई शर्त ऐड की जाती है। 19 तारीख को वो फरलो रद्द होती है, और साथ में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हॉस्पिटल में थे, इलाज करवा रहे थे, आप भी जानते हैं, एलएनजेपी में। और एलएनजेपी हॉस्पिटल से रात को उनको जेल में शिफ्ट किया जाता है साजिशन, जबकि नियम ये है कि सूर्यास्त के बाद ना तो जेल से कोई बाहर आता है, ना ही उसको जेल में ले जाया जाता है। उसके बावजूद रात को उनको शिफ्ट किया जाता है। मीडिया ने जब ओम प्रकाश चौटाला जी से पूछा कि जींद चुनाव के अंदर जेजेपी के नेता ये बात कह रहे हैं कि चौटाला साहब का समर्थन उनके साथ है, यही सवाल पूछा था मीडिया कर्मी ने, तब उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया था
कि मैं देशद्रोही और गद्दारों का समर्थन नहीं करता, क्योंकि वो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये उनका कर्तव्य भी है और वो करते भी हैं कि पार्टी के पक्ष में, पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करें। उन्होंने जनता से अपील की कि उमेद रेड्डू के पक्ष में वोट डालें। ठीक है। और वो बाइट जो है चैनल्स पे दिखाई गई, जिन लोगों ने वो बाइट ली थी। ठीक है। स्वाभाविक है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनकी अगर वो अपील जनता से करते हैं तो पार्टी को उसका फायदा होना था और वो पार्टी को फायदा हुआ। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता, बात कर ले सर। देखिए जो दूसरी, हाँ बिल्कुल, दूसरी में जब इस तरह से फरलो रद्द हुई साजिशन, जो माताजी इस वक्त एडमिट थे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलाइज थे, और एकदम से ये खबर सुन के उनका बीपी डाउन हुआ, क्योंकि चौटाला साहब को उनको भी मिलना था, क्योंकि उनकी भी तबीयत खराब थी। बीपी डाउन हुआ उस दौरान, वो वीडियो बनाना कितना सही? देखिए मैं वही बता रहा हूं कि उन्होंने खुद ये डिमांड की थी, और मैं ये बात तो स्पष्ट तौर पे मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करण और अर्जुन क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद लगता है मेरा वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, उसको लेकर भी सवाल उठाए गए थे। तो इसीलिए वो उन्होंने स्पष्ट किया कि करने का, मैं वहां मौजूद था, मेरी दादी ने मुझे खुद कहा कि मेरी वीडियो बना, क्योंकि मैं चाहती हूं, जितना मुझे दुख पहुंचा है उनके इस विश्वासघात और षड्यंत्र का, मैं खुद चाहती हूं कि मैं बात करूं, और उन्होंने अपनी वीडियो क्या क्या बनवाई, ये तो करने स्पष्ट कर दिया था। मुझे नहीं लगता मेरा कहना इसमें कुछ बचता है। ठीक है। जहां तक चुनाव की बात है कमल, देखिए जनता के बीच में जाके इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने 1 to 1 जनता के बीच में गए, अपनी बात जनता के सामने रखी, जींद के लिए इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के दौरान जो हमने काम किए वो बताए, और आगे इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की सरकार आने पे हम क्या क्या करेंगे, जैसे SEZ बनाएंगे, मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, वो सारी बातें रखी। और मेरा मानना यह है कि जनता ने हमारी बातों पे विश्वास करके, मैं उम्मीद करता हूं कि कैंडिडेट के पक्ष में मतदान किया, और मैं आभार भी व्यक्त करता हूं उन सभी मतदाताओं का जिन्होंने गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। ठीक है। रमणीक मान साहब जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं हम। रमणीक मान साहब, आपसे सवाल भी कर लेते हैं। पहला सवाल वैसे आपसे होना था क्योंकि आप सत्ता में हैं। मान साहब, किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाव को? मतदान हो चुका है, जीत का दावा तो आप करेंगे, लेकिन ये बताइए कि जो आपको वोट मिले होंगे वो किस बिना पर मिले होंगे, अगर आपसे हम पूछ ले तो? देखिए कमल, आप कह रहे हैं कि जीत का दावा हम करेंगे, दावा करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से 31 तारीख को रिजल्ट आएगा, पता लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से जींद का चुनाव जीतने जा रही है। और जहां तक आपका प्रश्न ये है कि किस विश्वास से या किस भरोसे से, तो विकास के भरोसे से, काम के भरोसे से, जो पिछले 4.5 साल के अंदर हमने अपने कामों को किया है, जिस प्रकार से जनता के बीच में जाके हमने विकास कार्य किए हैं। आप ये देखिए कि कोई पक्षपात नहीं रहा, ना नौकरी देने के अंदर, ना ही कोई पक्षपात रहा कहीं पे विकास के अंदर। कोई ऐसा नहीं था कि जी मेरा क्षेत्र है इसलिए इसके अंदर हम ज्यादा काम करेंगे। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कमल भाई के, जिस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले अभी संपन्न हुए निकाय चुनावों के अंदर भरोसा जताया है, 5 के 5 मेयर भारतीय जनता पार्टी के जिता के भेजे, जो कि सीधे चुनाव के मेयर थे, तो उस बात से तो हमारा उत्साह और बढ़ गया था कि भी हम ये जींद का चुनाव हमने जीतना। और जिस प्रकार से हमारे को धरा पे जाके रिस्पांस मिला, जिस तरीके से जनता ने हमारे को अपने हाथों पे बिठा के रखा, पलकों में बिठा के रखा, इस बात का पूरा भरोसा है, यकीन है, विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई डॉक्टर कृष्ण मिड्डा भारी मतों से जीत के जींद का उपचुनाव जीतेंगे और विधानसभा में एंट्री लेंगे। लेकिन ये शिकायतें कि सड़कें नहीं बनी हैं, ये शिकायतें कि पानी की व्यवस्था अब भी उतनी दुरुस्त नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। 4.5 साल आपके पास वक्त था, लेकिन रिपोर्ट कार्ड दिखाने की बात आती है तो अब घोषणाएं हो रही हैं। देखो कमल भाई, ऐसा है कि काम निरंतर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पूरे हरियाणा वर्ष में अगर आप देखेंगे तो निरंतर काम चल रहा है प्रदेश के अंदर। और जिन गड्ढों की आप बात करते हैं वो विकास के गड्ढे हैं, वो किसी अभाव के गड्ढे नहीं है, विकास के गड्ढे हैं। जहां पे कहीं पे कोई लाइन लग रही है, कहीं सीवर डल रहा है, कहीं पे चौड़ीकरण हो रहा है, कहीं पे सीसी की सड़कें बन रही हैं, तो उन चीजों को आप उस दृष्टि से ना देख के अगर आप ये देखें कि विकास कार्य के लिए देखो मकान भी बनाना होता है ना, तो पहले एक बार नींव पाड़नी पड़ती है। तो अगर आप ये कहें कि भी नींव का गड्ढा आपकी सरकार में सड़कें बनी थी, वो टूट गई, फिर से दोबारा बन, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है, आपको मैं बताऊं आपकी जानकारी के लिए कमल जी, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो गांव के अंदर जो घोर थी, गलियां थी, उनको पक्का करने का काम किया। जहां 12 फुट थी वहां से बढ़ा के 18 फुट करी है। और जितने भी अपने बीच में, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहे हैं, चाहे वो प्रदेश राजमार्ग जा रहे हैं, उनका चौड़ीकरण का काम हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप पहले कभी 5 साल पहले, 7 साल पहले अगर आप यहां से जींद जाते हो, चंडीगढ़ से या दिल्ली से जींद के आते हो, तो कैसे रास्ते थे और अब कैसे हैं, विकास कार्य दिखता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि दावा किस बात का है, किस बात का नहीं है, गड्ढे किस बात के, किस बात के नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं कि जो NH बन रहे हैं हरियाणा के अंदर, उनमें भी आप कह रहे हैं कई पैसे भी कंप्लीट नहीं हुए। हम उसकी जिम्मेवारी लेते हैं, अपनी सत्ता के समय समय में हम सारा काम पूरा करके जाएंगे। ठीक है मान साहब, अत्र साहब आएंगे आपके पास। विशाल सिंगला जी, बाईपास क्या बंद है आप पूरी तरीके से?
आपकी सरकार में भी बहुत ज्यादा मांग थी बाईपास की, जींद बाईपास की। देखिए, आज अगर हम बीजेपी की बात करें, विकास के खोखले ये दावे जो कर रहे हैं, इस पर हंसी आती है। जींद में चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पूरा मंत्री, सभी विधायक, आलाकमान तक वहां दिखाई दे रही थी। तो आपके भी तो नेता थे। मैं भी बता रहा हूँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूं कमल जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो उन्हें वो विकास देखकर डर लग रहा था और वोट मांगने के लिए भी उनको सोचना पड़ रहा था, क्योंकि हर दरवाजे पर जब वो वोट मांगते थे तो एक ही बात आती थी विकास की। जो विकास, आप चाहे वो रोहतक जींद रोड पर, जींद से रोहतक रोड पे चले जाएं, ओल्ड हांसी रोड पर चले जाएं, किसी भी मुख्य मार्ग पर चले जाएं, उस पर खड्डे हैं 5-5 फुट, उस खड्डों में सड़क ढूंढनी पड़ती है। और अगर हम बात पीने के पानी की व्यवस्था की करें, बिल्कुल ये जीरो स्केल पे इनका काम रहा, विकास जीरो रहा। जिस विकास की बात करते हैं उस पर इनको वोट मांगने को कोई अधिकार नहीं। और प्रत्याशी की बात करें, अगर इन्होंने इतना विकास किया होता तो अपने किसी भी कार्यकर्ता को हम चुनाव में उतार देते हैं, हम कार्यकर्ता को। इनको तो इंपोर्ट करना पड़ा इंडियन नेशनल लोकदल से, तो अपना इनको प्रत्याशी लेना पड़ा। तो ये कहाँ विकास की बात, मैं तो नहीं समझता। सीएम के दावेदार साबित करते अपने आप को दिखाई दिए। हुड्डा साहब भी आप कहते हैं गुटबाजी नहीं है। अगर आपसे सवाल अब भी कर लूं तो आप कहेंगे नहीं है, लेकिन साफ तौर पर एक बयान भी आता है कि सुरजेवाला को जितवा दे, जींद के विकास की गारंटी मेरी है। दीपेंद्र हुड्डा का बयान देखें तो वहां भी यही बात निकल कर आती है कि हुड्डा के हाथ मजबूत होंगे, सुरजेवाला जीतेंगे। तो ये किस तरह की बातें हैं? देखिए, आज ये चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें आज कांग्रेस का कोई भी, चाहे सीनियर लीडरशिप की बात करें, कार्यकर्ता की बात करें, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक तंवर, वो स्वयं आज कोई भी कार्यकर्ता है या लीडरशिप की बात करें, वो सब अपने आप को प्रत्याशी मानकर चुनाव को लड़ रहे हैं। और ये चुनाव कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहा है और आने वाली सत्ता दोबारा पुनः कांग्रेस की होगी। ठीक है, मनदीप बिश्नोई जी, अब आपके पास आ लेते हैं। जेजेपी काफी चर्चा में है, जीतेगी हारेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि एक तरह से क्या विश्वासघात इनेलो के साथ आपने नहीं किया है? देखिए, इस बात पर तो मैं जवाब दूंगा। अत्रे जी ने बहुत लंबी चौड़ी बात कही है। नहीं, आप भी कीजिए। मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के मान साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा कि हमने विकास किया। आज हम सुबह से देख रहे हैं टीवी चैनल्स पे, वोटर्स से मीडिया के साथियों ने राय ली, सब ने कहा कि जींद में विकास की एक ईंट भी नहीं लगी, पीने का पानी नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं का बुरा हाल है, सीवरेज व्यवस्था का बुरा हाल है। तो इनके विकास का ढिंडोरा जो ये बार बार बखान कर रहे हैं, उनकी जींद की जनता ने आज मीडिया के सामने आकर के अपने आप उसका जवाब दे दिया। मुझे उसका जवाब देने की आवश्यकता ठीक है। कांग्रेस के साथी ने कहा कि हमने बाईपास बनवाए, हमने ये काम किया। 10 साल में इनका शासनकाल था। 2005 से 2009 तक तो 3-3 कैबिनेट के ताकतवर पावरफुल मंत्री थे, जिसमें आज के मौजूदा कैंडिडेट भी थे। लेकिन अगर ये विकास करते तो जींद की आज की हालत ये नहीं होती, क्योंकि एक सरकार के द्वारा कराया हुआ अगली सरकार तक विकास कार्य रहते हैं कम से कम। ठीक है, अब बात लेता हूं मैं जो आपने सवाल किया। देखिए, कुछ लोग सांसद दुष्यंत चौटाला जी की बढ़ती लोकप्रियता से अपने आप को इंडियन नेशनल लोकदल में असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, ऐसे षड्यंत्र रचे गए कि इन्होंने षड्यंत्र किया था, दुष्यंत और दिग्विजय जी को बाहर निकाल दिया। उन्होंने अपने खिलाफ सबूत मांगे, सबूत उन्हें नहीं दिए गए। एक मिनट, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को बिना अजय चौटाला कहते हैं 35 साल तक कुछ नहीं था क्या? अजय चौटाला साहब को, दिग्विजय चौटाला साहब को, दुष्यंत चौटाला साहब को, क्या उनको पहले कोई दिक्कत नहीं थी? अब क्या घुटन महसूस हुई एकदम से? क्यों चुनाव में? वही तो कह रहा हूं कि वो सामंतवादी प्रथा, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, अब वो हावी हो चुके थे। वो अपने आप को असुरक्षित, आपको दिख रहा था कि येलो के नाम से या एनएच के नाम से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं उसी पर सुन तो लीजिए आप। बोलिए कमल जी, ये कहानी सबको मालूम है सर, सुन लीजिए। मीडिया ने बहुत कवरेज जिस तरह से वो वीडियो आए, वो वीडियो भी इस बात का परिचायक है कि 9 दिसंबर, देखो, हमें पार्टी से निकाल दिया, एक भाई को घर से निकाल दिया जाता है। अगर वो बराबर में अपनी मेहनत से अगर कोई इमारत खड़ी कर लेता है तो पहले वाले को जलन नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। एक बात, जननायक जनता पार्टी का गठन जी, और उसमें पब्लिक का साथ भी बहुत मिला। उस चीज से घबरा करके जब इनको लगा कि तो बहुत आगे जा रहे हैं, तो दोनों वीडियो, एक मिनट आपको रोकना पड़ेगा, छोटा सा ब्रेक लेना, दोनों वीडियो में रोकना पड़ेगा आपको, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। और अभी हमारे जो संपादकीय सलाहकार उनके पास भी जाना बाकी है, ब्रेक का समय हो चुका है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो जींद उपचुनाव को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं, ज्यादा समय ना गवाते हुए फिर से चर्चा पर आएंगे। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, देवान सिंह भाटीवाल साहब एलएसपी से, उनका हम स्वागत कर लेते हैं। इसके अलावा उनसे सवाल करेंगे, लेकिन सीधा चलते हैं कमलकांत गोरी साहब आपके पास। मतदान हुआ है 76% के करीब हुआ है, अच्छा मतदान कह सकते हैं, लेकिन इतनी फीसदी मतदान होता है तो आप अपना विश्लेषण कर दीजिए, किस पार्टी को कितना फायदा हो सकता है? चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात कर ले, वहां भी 80% के लगभग कहा जा रहा है कि मतदान हुआ है, और शहर में भी 70% के लगभग हुआ है।
जी, जो वोटिंग के पैटर्न आए हैं उसके हिसाब से मोटे तौर पर आसपास ही चुनाव हुआ है, शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 2-3% का अंतर है। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मतदान होता जैसी की अपेक्षा की जा रही थी तो निश्चित रूप से कुछ पार्टियों को फ़ायदा होता उसमें, जिनका बेस जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि दोनों जगह वोट हुआ है और शहर में वोट थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए इसमें समीकरण ज़्यादा बदलने की ऐसी उम्मीद लग नहीं रही है कि कोई समीकरण बदलेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये ऐसा चुनाव है जिसमें 5 पार्टियां मुख्य तौर पर लड़ रही हैं और पांचों के पांचों 1 से लेकर 5 तक कौन रहता है, इन पांचों के अपने अपने अर्थ होंगे। पहले नंबर पर कौन रहता है, सब पार्टियां कोशिश करती हैं, उसका तो अर्थ होता ही है। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन रहता है, तीसरे पर कौन रहता है, और इसमें काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हैं। एक पार्टी जिसका आपने जिक्र किया जिसमें दो फाड़ हुए पारिवारिक झगड़े की वजह से, उसमें से कौन आगे पीछे रहता है, ये एक लड़ाई चल रही है। नंबर 2 पर कौन रहता है, ये एक लड़ाई चल रही है। 2 और 3 पर कौन रहता है, पहले नंबर की लड़ाई तो है ही। और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो है वो कहाँ खड़ी होती है और कितने वोट काटती है वो, उसका भी एक अपना महत्व है। तो सब पार्टियों को कहाँ खड़ी होती हैं और कितने वोट मिलते हैं, इन सब का अपना महत्व है। ऐसा चुनाव शायद ही कोई हुआ होगा जिसमें 5 पार्टियों के चुनावों को लेकर या मतों को लेकर इतना उसका इम्पोर्टेंस होगा। और जो पार्टी आगे रहेगी इसमें, उसको किन किन 2 पार्टियों के बीच में चुनाव होगा, अगले चुनाव का माहौल बनाने में भी उसमें उनको मदद मिलेगी। क्योंकि ये जो चुनाव है ये इस बैकग्राउंड में हो रहा है कि पीछे नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, 5 मेयर उसमें जीते हैं, कुछ सर्वेज भी आ रहे हैं, तो एक पूरा बैकग्राउंड उसका बना हुआ है और उसमें जींद का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, आपने 1 2 3 4 5 की बात की है। भाटीवाल साहब, आप कौन से नंबर पे हैं, क्या उम्मीद लगती है आपको? ऐसा है कमलकांत जी, मेरे मित्र जो है भी ध्यान से सुने, बीच में व्यवधान ना डालें, तो मैं स्पष्ट शब्दों में ये बता देना चाहता हूँ, उसको बताऊंगा भी कैसे हम नंबर 1 पर हैं। बिल्कुल एक तरफा जो है चुनाव है, एक तरफा। हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगा इसके कारण क्या है, जरा शांति से सुने। जींद का उपचुनाव आने वाले विधानसभा का रास्ता खोलता है और यहाँ की जनता ये चाहती है कि सरकार जो बने, जिनको देख लिया है उनको नकार दे, बदलाव चाहती है। सभी पार्टियां जो हमारे मुकाबले में थी या मैदान में थी, उन सबको प्रदेश की जनता देख चुकी है, अजमाए हुए हाथों को जिनको देख लिया दोबारा नहीं चाहती। पार्टी है। नो, कौन कहता जेजेपी नई पार्टी है? मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप भी नई पार्टी कहते हैं। अरे नई पार्टी कहां से होगी, कल तक इनका राज था। लेकिन एलएसपी को भी कहते हैं कि वो तो बीजेपी की पार्टी है। हमारे नेता का नहीं, हमारी पार्टी का कभी राज नहीं आया। हमारे नेता की एक पार्टी के आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी। दूसरा कारण मैं बताता हूं, बदलाव के अलावा प्रदेश की जनता ये देखना चाहती है कि सारी की सारी झूठ बोल रहे हैं कि विकास किया। अगर इन पार्टियों ने विकास किया होता, चाहे कांग्रेस हो चाहे INLD हो। बताइए ना, आप कैसे जीत रहे हैं? और एक तरफा जीत है। बताऊंगा तीसरा कारण ये है कि 2 कारण समझ नहीं आया। तीसरा भी बताता हूं, तीसरा कारण भी ये है कि प्रदेश की जनता ने जो फरवरी 2000 में तांडव देखा, हरियाणा जला, नहीं चाहती है देश की शांति प्रिय जनता। अब वोट डल चुके हैं। अब आप ये भी नहीं कहते कि जो वोटर को प्रभावित कर रहे हैं। कोई जाट प्रतिनिधि है, कोई भी ऐसा है जिसे आपने कोई पद दिया है? आपको उम्मीद कैसी है कि एक तरफा जीत है? एक तरफा जीत इसलिए कह रहा हूं, नहीं बिल्कुल आएगा। हमारी पार्टी के नेता राजकुमार सैनी जी इस प्रदेश की शासक जो होता है नेता, वो सभी करता है। 85% जनता का प्रतिनिधित्व। क्या जाट तो मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं है, राजकुमार सैनी का कहना है। जाट हमारी सुनने को बात तो वो तैयार नहीं है जो लोग लठ तंत्र में विश्वास करते हैं। जाट हमारे नेता हैं। मैं आपके यहाँ दिखा दीजिए, सरसा के अंदर राजकुमार सैनी को जो है जाट ने पगड़ी बांधी थी। क्या बात करते हैं कि जाट हमारे साथ वर्कर है, नेता नहीं है। वर्कर है, नेता नहीं है। शुरू में ये कहा कि सारे अगर मेरे साथी ध्यान से सुने तो मैं कुछ कहना चाहूंगा, तो हमने सबने ध्यान से सुना। हाँ, अब बताइए। मैंने लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि भाटीवाल साहब शायद भूल गए कि चुनाव हो चुका, वोट डल चुकी, मैं प्रभावित नहीं करना प्रचार मोड में चल रहे हैं। वो अभी तक प्रचार मोड में नहीं, प्रचार मोड में कैसे? ईवीएम में बंद हो चुका। सुनिए मैंने सिर्फ ये कहा कि आज आप वोटर को प्रभावित वो चीज नहीं है कि प्रभावित कर रहे हो। आप प्रचार मोड से बाहर आओ। नहीं, उससे बाहर आके बात की है मैंने। देखिए, एक बात जो बार बार कमल मैं कहूंगा, जैसे बार बार जब भी विकास की बात होती है तो जींद बाईपास का जिक्र जरूर आ जाता है।
और आपको जान के हैरानी होगी, जींद बाईपास 2009 के अंदर सैंक्शन हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी। 5 साल कांग्रेस की सरकार उसके बाद रही, वो बाईपास शुरू भी नहीं हुआ। 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी है, वो बाईपास आज भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो मतलब एक बाईपास को मुद्दा बना रखा है जो इतने सालों से वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। ना कांग्रेस ने उसको पूरा किया, ना भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि विकास के नाम पे हम वोट मांगेंगे और जींद की जनता हमें वोट देगी। क्योंकि जब भी बात विकास की आती है, मुझे आज भी याद है आपके चैनल चुनाव के दौरान आपके चैनल पे चर्चा कर रहा था, जिस वक्त मैंने ये बात बोली कि हमारी सरकार के दौरान हमने जींद के लिए गलियां सड़कें सब पक्की करवाई, तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र यहाँ बैठे, उन्होंने उस वक्त एक बड़ा अजीब तर्क दिया था कि साहब उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वहां से फंड आए और चौटाला साहब ने हरियाणा में खर्चे। ठीक है, तो उस वक्त ये सवाल भी उठा था, आपको याद होगा कि भाई फिर आप 4.5 साल से हो, अब क्या केंद्र से फंड नहीं आए, अब क्यों नहीं खर्चे जींद में आपने? आज जींद की सड़कें क्यों? ठीक है, मान साहब से सवाल जनता क्यों डिमांड कर लेते हैं? जो इनेलो और कांग्रेस के साथ हुआ वही बीजेपी के साथ हो जाएगा। मान साहब देखिए, शहर की सड़कें टूटी हुई है, ये मुद्दे हैं। पीने के लिए पानी आज भी नहीं है, तकनीकी शिक्षा के लिए कोई संस्थान नहीं है, आगे लिस्ट और लंबी है। उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी बना दी गई, लेकिन ना तो उसमें पूरे कोर्स है और ना ही स्थायी टीचिंग स्टाफ है। और भी लिस्ट है, लेकिन समस्याएं बहुत है, आज भी लोग ये शिकायतें करते हैं। कमल देखिए, 2 बातें पहले आपको स्पष्ट कर दें जी कि जींद के चुनाव का अगर कोई राजनीतिक तरीके से सही विश्लेषण करे तो उसके अंदर 5 पार्टियां नहीं बल्कि 7 पार्टी। पहली भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, दूसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी, भाजपा लोकदल का गठबंधन और जेजेपी और आम आदमी पार्टी का लोक गठबंधन, ठीक है, और भाटीवाल साहब की पार्टी एलएसपी। तो 7 पार्टियों का चुनाव है, 5 का नहीं है। पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात, यदि जिनके अंदर कोई अभाव है विकास का, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल पिछले 4 साल में या 4.5 साल में अभाव हो गया और इनके समय में स्वर्ण युग चल रहा था। देखिए अब एक मिनट कमल भाई, देखो देखो, मैं बड़े संयम से मैंने सबकी बात सुनी, बिल्कुल। देखिए क्या है कि जो मैं आपको निरंतर बता रहा हूं, विकास कार्य हो रहे हैं और जहां विकास कार्यों का अभाव होता है वहां पे विकास कार्य सबसे अधिक नजर भी आते हैं। और विकास कार्य दिखने के बाद जींद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूर्ण तरीके से अपना समर्थन भी, सहयोग भी और विश्वास जताया। और मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूं, अपन आज 28 है, अपन 31 को दोबारा बैठ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण मिड्डा भारी बहुमत से जीतेंगे जींद का चुनाव। ठीक है, अच्छी बात। अब जो हाँ जी, हाँ धन्यवाद। लेकिन सवाल वही है सर कि 4.5 साल कम है क्या? आप ये बताइए, अगर कम है तो और भी ज्यादा टाइम मिल सकता है क्या? क्या बता, जनता दे ही दे। आप ये बता दीजिए दर्शकों को कि समय बहुत कम होता है 4.5 साल का। नहीं कमल, देखिए अब आपके कहने से थोड़ा मैं कुछ कहूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद, चाहे वो भारतवर्ष पूरे में देख लें आप या हरियाणा प्रदेश को आप एक सैंपल स्टेट मान के चले, तो आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य, विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटियां हो, उनके स्थापना हुई, उनके अंदर काम हुआ। निरंतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का काम है, जो लोक हित से जुड़ा हुआ काम है, उसके अंदर वृद्धि हुई। अब देखिए हुड्डा साहब तो ये भी कहते हैं कि एक भी काम गिनवाने को नहीं है। मेडिकल कॉलेज बना क्या? देखिए ऐसा है कि हुड्डा साहब की अपनी राजनीति है। हुड्डा साहब को उनके कहने से ये तो है नहीं कि काम नहीं होता, लोगों को दिखता है काम। आप ये बताओ कि अगर हुड्डा साहब कहते हैं सड़क नहीं बनी, एक सेकंड, अरे आज मैंने तो एक ही बात कही थी कि हम नहीं कह रहे। आज सुबह से जो मतदाता आ रहे थे मीडिया के साथ, मालूम हो जाएगा मेरा आपसे निवेदन है, अपन इस बारे में जो विश्लेषण है ना कि जनता का मत किसके पक्ष में है, वो 31 को बैठ के जनवरी को मालूम होगा। हाँ, कोई बात नहीं भाई साहब, आपकी नई पार्टी है, आपको बहुत शुभकामनाएं। आपके प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कमल जी, जो इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर जो रोड़ा पाने वाले लोग थे ना, वो अब जेजेपी में है। जो आप हल्ला सारा सुन रहे हैं ना, वो केवल हल्ला मात्र है, पता लग बीजेपी ने कभी जींद विधानसभा जीती है। देखो आपके पास तो 4.5 साल में कोई कार्यकर्ता ही नहीं था जिसको आप चुनाव लड़वा पाए। अरे भैया सुनो, आपके पास परिवार के बाहर कौन था? हमारे पास चलो परिवार का है, हमने परिवार का लड़वा दिया। आपने तो इम्पोर्ट किया पार्टी में, तो कह रहे हो आपका, सुनो आपका परिवार, आप अपने आप को भारतीय जनता पार्टी मानते हैं, हम जसपा को अपना परिवार मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में 4.5 साल में कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिला आपको जिसको आप चुनाव लड़ा पाए। ऐसा है, सुनो, आप केवल बातों के लफासे उतार करके इस तरह नहीं चलना चाहिए। आप लोगों को धरातल पर बात करनी चाहिए, थोड़ा सा संयम। आप देखो जिस तरह से आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भाषण झाड़ू पार्टी रख देना चाहिए।
ये कर देना चाहिए। आज जिस तरह और से आप आपकी पार्टी का नाम जमीन झूठी पार्टी रख दे फिर देखो जिस प्रकार की मैं बात कर रहा हूं ना, तो झूठ बोलते ना कोई बात। देखो ऐसा है, दुष्यंत चौटाला ने अपने आप को साबित किया एक सांसद के तौर पे। आपका सुनिए, 100 से ज्यादा गांवों में जब चुनाव आएगा बिश्नोई जी तब कहना ये बात। अभी ऐसा है, आज चुनाव हुआ है, पब्लिक डिसाइड करेगी, पब्लिक ने डिसाइड कर दिया, पब्लिक ने डिसाइड कर दिया, तभी तो वीडियोस लेकर के प्रकार की कमल पब्लिक ने डिसाइड किया, पब्लिक में लोकप्रियता बढ़ रही थी, तभी आपको इस तरह के ओछे हथकंडे करने पड़े। चौटाला साहब आज से पहले भी LNJP में आए और गए, आए और गए, लेकिन मीडिया कभी नहीं जाता था। पहली बार मीडिया गया, मीडिया ले रहा था, उसी टाइम हॉस्पिटल से दूसरे दिन दादी जी को छुट्टी करवा देते हैं हॉस्पिटल से। सुनिए कमल जी, उन्होंने वही बात साबित कर दी। मान साहब ने कहा कि रोड़ा पाव पार्टी है, आपने साबित कर दिया। चलाइए मत सर, मान साहब बोलिए। देखिए सिंगला जी के एक बात तो कमल जी देखिए, मेरे को 1 मिनट दीजिए। एक बात तो सिद्ध हो गई कि रोड़ा पाव पार्टी वो आपके स्टूडियो से देखिए जिस प्रकार से आप इसे झूठी बात करेंगे, फिर आप भाषण करके यहाँ झाड़ा, आप भाषण सुनने थोड़ी है, आप तार्किक बातें बताइए। आपके नेता अति उत्तेजित, आप खाके क्या आते हो भाई? तो बताइए, खाके क्या आते हो? आपकी कपलेट सही तरीके से टूटेगी। बाकीवाल जी आपकी कैसी परंपरा तो निभा रहे हैं, आपको क्या इतराज नहीं कि तो परंपरा है रोड़ा पड़ना हम तो विश्वास रखते हैं, संगत जवाब नहीं है, बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा। कमल ऐसे मजा नहीं आ रहा, कमल बेवकूफ नहीं है, वो सब समझते हैं। कमल 10 सेकंड दीजिए। अगर देखिए, क्योंकि हुड्डा साहब के हाथ से हाथ खिसक रहा है, तो मैं समझता हूँ उनको विकास नजर नहीं आ रहा, तो वो लोकदल से ऐनक उधार ले लेना। समस्या क्या है, हमको दिखेगा विकास। ठीक है, सिंगल ये तो कमल जी आपके स्टूडियो में दिखाई दे रहा है, आपके स्टूडियो में दिखाई दे रहा है कि दूसरे नंबर पे आने को कितने बेताब है, और पहला नंबर रणदीप सुरजेवाला जीत रहे हैं। इतनी इनको इस बात की ये स्टूडियो में भी महसूस नहीं कर रहे हैं। 31 को बैठेंगे, 31 को भी बैठेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, चुनाव कराओगे अभी अत्रिजी ने बात की, चुनाव कराओगे, चलो समय रहा तो वो भी हो जाएगा, उसका भी रिजल्ट आपको दे देंगे। रणदीप सुरजेवाला के लिए 16 लाख रुपए गाड़ियों में लेके लोग घूम रहे हैं। सुरजेवाला आप वोट खरीदने के लिए आपकी सरकार है, कार्रवाई करें, बताएं वो शख्स कौन है। आपकी सरकार लगता है ही नहीं, आप दिखाए ना उन पर, पुलिस उन पर कार्रवाई करे ना, कर रही है, दिखाए वो शख्स कौन है। वो भाजपा के लोग हैं या वो लोकदल के लोग हैं या वो कांग्रेस के लोग हैं, वो दिखाए ना लोग हैं। इसमें क्या समझो आपको, आपके कहने से आप तो हमेशा पैसे के दम पे कांग्रेस के प्रमोद सहवाग ने गाड़ी पकड़ी, कमलकांत जी आपके पास आएंगे। एक वाक्य का जिक्र करता हूं, देखिए मैं 2012 की बात कर रहा हूं, सुरजेवाला क्यों जीत रहे हैं। देखिए सुरजेवाला को हक क्या है चुनाव में वोट मांगने का, जब खुद स्वर्गीय हरिचंद मिड्ढा साहब जब विधायक थे 2012 में, उन्होंने मामला उठाया था शहर की सड़कों का। उस समय लोक निर्माण मंत्री थे रणदीप सुरजेवाला। सुनिए, उसके बाद आश्वासन दिया गया था कि शहर की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद कुछ नहीं होता साहब। आज वही रणदीप सुरजेवाला चुनावी मैदान में उतरे हैं, किस मुंह से उतरे हैं वो? देखिए, अगर जनता ने कांग्रेस को नकारने का काम किया है, तो भाजपा ने कौन सा विकास किया? किस विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं? अब क्यों मौका दे फिर आपको? देखिए तो आजमा चुके हैं। देखिए, आज बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी देखिए, बीजेपी ने अगर विकास किया होता तो उन्होंने वोट किया अपना प्रत्याशी, और दूसरा जेजेपी वाले, अगर आज हम बात करें जेजेपी ने लो अपने घमासान में बिजी है। अरे भैया आपका कहां से आया? बीजेपी ने काम किया है, विकास का काम किया है। विधायक को विधानसभा में दोबारा इनको अभी तक घबराहट गई नहीं, चुनाव हो चुका, वोट हो चुकी, बड़े चेहरे से भाई कैप्टन के विधायक से बड़ी घबराहट है। जीतेंगे आपको तो पता है, जनता बताइए ना, जनता से पूछना कांग्रेस के आदमी। कहना चाहूंगा कि एक तो चुनाव हो चुका, ये सब जितने भी मुद्दे हैं ये चुनाव के मुद्दे थे, तो अब तो ईवीएम में डल चुका, अब इनका कोई फायदा नहीं है, पब्लिक को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा मुद्दा यह है कि खाली विकास पर देश में चुनाव नहीं होता है, हम विकास की बात ज्यादा कर रहे हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, और उसमें जातीय समीकरणों का फैक्टर भी एक मेजर होता है, जिसके आधार पर ही चुनाव लड़ा जाता है और जिसके आधार पर ही प्रत्याशी उतारे जाते हैं। तो वो जो समीकरण है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब रिजल्ट होते हैं। विकास की बात ऊपर ऊपर जनता को कहने के लिए होती है, वो सब उसमें उस हमाम में सब नंगे हैं, ये वाली बात कही जा सकती है, लेकिन
जो ज्यादा है वो जातीय समीकरण का खेल रहता है। ठीक है मान साहब, जातीय समीकरण कृष्ण मिड्ढा साहब को आपने उतारा, क्या जातीय समीकरण देखकर उतारा क्या आपने? देखिए ऐसा है कि चाहे उनके पिता डॉक्टर मिड्ढा हो, चाहे डॉक्टर साहब कृष्ण मिड्ढा जी खुद हो, एक विचारधारा मिलती थी उनकी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से मेल खाती विचारधारा थी। और जहां तक प्रश्न, जिस तरह हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि भाई रणदीप सुरजेवाला जीतेंगे, तो कई बार कैथल वाले कहते थे कि भाई इसने भी सिर्फ जिता दो, हमारा तो पिंडा छुटेगा। तो जब सुरजेवाला जी जींद में आए तो जींद के लोगों ने कहा कि भाई हम, वो आए हमारे घर में, हम उनको देखते हैं, कभी अपने घर को कभी उनको देखते हैं। तो ऐसा हिसाब सुरजेवाला जी का हुआ, जो एक अप्रत्याशित बात है। भारत के अंदर सांसद तो विधानसभा में आने के लिए चुनाव लड़े हैं और विधायक भी संसद में जाने के लिए चुनाव लड़े हैं। एक विधायक उसी विधानसभा में दोबारा आने के लिए चुनाव लड़ रहा है। और जहां तक विषय है विकास की बात का और जातिवादी समीकरण का, तो राजनीति इसी के आधार पे नहीं चलती हमेशा। भारतीय जनता पार्टी पहली एक ऐसी पार्टी है जो भारत के इतिहास में जिसने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद हरियाणा के अंदर हरियाणवी एक का नारा दिया। तो आप ये जो बातें हैं ना, ये राजनीतिक विश्लेषण के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपका दृष्टिकोण, जैसा जिसका मन वैसे पंजाबी को वोट दो, मैं पंजाबी हूं इसलिए दो। करनाल में उन्होंने करनाल में मुख्यमंत्री कहते हैं कि पंजाबी को वोट दो, मैं पंजाबी हूं, और वो जिन भी पंजाबी को टिकट दे रहे हैं वो भी दूसरी पार्टी से लाकर उनके पास का कार्यकर्ता भी कुछ चुनाव लड़ने का। वही सवाल उठा केजरीवाल साहब ने आरोप लगाया, भरे सवाल, विकास पे इनसे सवाल ना करो, प्रत्याशी पे इनसे सवाल ना करो। अरे भाई सवाल किस बात का करें साहब, आप ये बताएं, आप अमरूद बेच रहे हैं क्या? सुन तो लीजिए आप ये तो बताएं ना भी सवाल किस बात पर करें। प्रत्याशी पर सवाल ये नहीं करने देते, विकास पर बात ये नहीं करने देते। अभी ये कहते हैं, आपका सवाल पूछ रहा हूं सर। मान साहब, आरोप ये लगे, केजरीवाल साहब कहते हैं कि इश्तिहार बड़ा बड़ा छुपाया जाता है, उसमें कहते हैं कि पंजाबी हूं तो मुझे वोट दे दीजिए। ये आरोप है, जातिवाद पर हरियाणा चला, ये आरोप लगा। कहां थे मुख्यमंत्री, कहां थी बीजेपी की सरकार पंगु बताइए ना आप। वो कौन देगा, इसलिए तो एलएसपी का सवाल खत्म हो गया, उत्तर दूं। एलएसपी का कैंडिडेट। अरे बाकी सब शांति लीजिए, आपको बहुत देर से सुन रहा हूँ, आपकी आदत अपनी बात शुरू करते हुए कहते हैं मेरे को टोकना मत, और लगे सुनिए। ऐसा है कि या तो आप पूरी बात को परिप्रेक्ष्य में लीजिए, ठीक। दूसरी बात, अगर आप ये कहें कि हमारे से विकास पे प्रश्न ना करो, तो किसने कहा विकास पे प्रश्न ना करो? हम तो कहते हैं विकास पे प्रश्न करो, हम विकास करके दिखा रहे हैं। और हरियाणा के इतिहास में अगर 4 साल के अल्प काल में इतना विकास कभी हुआ हो तो आप सिद्ध करके दिखा दो। एक बात, दूसरी बात सुनिए, सुन लो। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के कहते हैं कि भाई जाति के आधार पर जला हरियाणा, तो आपके जो मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, राजनीतिक सलाहकार, पूर्व मुख्यमंत्री, तो आपकी सरकार ने कार्रवाई नहीं की, क्यों नहीं की? कोई दिक्कत क्या बताइए ना, तो आप सलाहकार के पीछे क्यों नहीं है? अगर वो दोषी होते तो सलाहकार के पीछे होते हैं। आपकी पार्टी में आज भी राजकुमार सैनी है, और वो कहते हैं हमारी पार्टी है, राजकुमार सैनी आज भी आपकी पार्टी में। आपकी पार्टी ने, जो राजकुमार सैनी आपकी पार्टी में रहकर पार्टी बना गया, और वो हरियाणा को जलवाने की जो काम किया, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। जो दर्शक बैठा है, चुनाव आगे भी है, ये चुनाव खत्म होने के बाद मान साहब आप जैसे आपने सवाल आपके पास सरकार अभी हम सरकार में आने वाले के दौरान फिर तो हरिचंद मिड्ढा जी विधायक थे, जैसे आप कर रहे हैं, विधानसभा कोशिश सिखा रहे हो, आप सीख रहे हैं। हरिचंद मिड्ढा जी विधायक थे, विधानसभा के अंदर हरिचंद मिड्ढा जी ने मुख्यमंत्री जी से सवाल किया था। जींद की जनता का सवाल सीवरेज से जुड़ा मामला था। विधायक साहब ने, ये प्रोसीडिंग के अंदर है, ये स्पष्ट बोला था कि मुख्यमंत्री जी, जनता मुझे आके रोती है, यहां मैं आपको रो रहा हूं। वो इतने दुखी थे क्योंकि सरकार नहीं सुन रही थी। ये प्रोसीडिंग में जाके निकलवा के देख लीजिएगा। दूसरी बात, जो जातीय समीकरण की बात गौरी जी कर रहे थे कि सारी राजनीतिक दल ऐसे ही करते हैं जी। देखिए, बाकी राजनीतिक दल का मुझे नहीं पता। इंडियन नेशनल लोक दल 36 बिरादरी की पार्टी है। प्राथमिकता होती है कार्यकर्ता, स्थानीय हो, कार्यकर्ता हो, पार्टी को समर्पित हो, अच्छी छवि वाला हो, उसको पार्टी टिकट देती है, भले वो किसी भी जाति से हो। लेकिन हैरानी इस बात की है, जब भी हम इसके ऊपर विश्लेषण करने बैठते हैं, आपके पास पार्टी, देखिए विश्लेषण करने बैठते हैं और विश्लेषक बड़े आराम से कहते हैं कि साहब जातीय समीकरण से टिकट दी जाती है। क्या पार्टी ने ये बात बोली आपको? ठीक है, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देगी। ठीक है सर, जनता जिसको चाहती है, जनता के बीच का हो, अच्छी छवि का हो, भले किसी भी जाति का हो। अब की बार क्या हो गया जींद उपचुनाव में कि कंडेला कांड पर भी माफी मांग ली गई, गलती मान ली गई, चलिए अच्छी बात है।
और जींद को राजधानी बनाने तक की बात कह दी गई है। इससे पहले भी सरकार तो आपकी भी थी ना, जी। तब क्यों नहीं याद आया कि जींद को राजधानी बना दी जाए, स्वर्ग बना दिया जाए? जी बिल्कुल, सड़कें क्लीन हो जाए। जी कमल जी, अब देखिए, पहले तो आपने जिक्र किया कंडेला का, आपका जब मैं जवाब दे रहा हूं उसमें साथ में ऐड करूंगा रणदीप सुरजेवाला का वो बयान, ठीक है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने वहां बोला कि कंडेला के अंदर गोली अजय सिंह ने चलवाई थी। 1 अभय सिंह जी कंडेला में गए, अभय सिंह जी ने वहां स्पष्ट कहा कि सरकार में रहते हुए अगर हमसे कोई गलती हुई है मैं उसकी माफी मांगता हूं तो क्या बुरी बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह गोल्डन टेम्पल में जाके माफी मांगते हैं तो क्या गलत है उसके अंदर? नहीं, मतलब पहले गोली मारो साहब और भी बाद में माफी मांग लो। गोल्डन टेम्पल में क्यों गए थे 84 के दंगों की माफी मांगने? सोनिया गांधी ने क्यों माफी मांगी थी? आप जो बोल रहे हैं बैठ के। नहीं, ये तो मैंने आपकी बात का जवाब दिया। मैं सोनिया गांधी जी से जब आप डिबेट करेंगे तो ये बात उनसे पूछना, ये तो मैंने आपकी बात का जवाब दिया। ये आपका ही सवाल है, मैं तो आपके सवाल का जवाब दिया। कह रहा हूँ गलत क्या है, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ गलत क्या है। हाँ, तो इसका मतलब आप अगर माफी मांगना, ये जो जेजेपी वाले कह रहे हैं लड़दल वाली बात सच्चाई है ना, माफी मांगना तो जज्बा जो कह दिया लड़दल वाली बात ठीक है। दूसरा सवाल बनाइए, क्या करने गए थे? सरकार आपकी भी थी, जींद के हालात मैं वो बता रहा हूं आपको। देखिए, मैंने पहले भी जब मैं चर्चा कर रहा था मैंने एक बात का जिक्र किया था कि जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी जींद के लिए, क्योंकि देखिए सबसे पहले कृषि किसान, उसके लिए पानी का प्रबंध किया, माइनर्स बनवाए, गलियां पक्की करी, सड़कें पक्की करी, और आज हम जब आप भी कह रहे हैं कि 5 साल से ज्यादा का समय चाहिए साहब। ऐसी जगह हम वायदा करते हैं सरकार बनने पे एसईजेड बनवाएंगे, हम वायदा करते हैं सरकार बनने पे जिनको, क्योंकि उसमें शर्त एक और भी है, अगर पंजाब अलग से राजधानी बनाता है हम चंडीगढ़ पे अपना हक नहीं छोड़ेंगे। अगर पंजाब अलग से राजधानी बनाने आपने बनानी पड़ती है, आपने जींद के लोगों को बनाएंगे, ये कंडीशन अप्लाई आपने करी जब आप वोट मांगने के लिए जा रहे थे, आपने कहा ये बात। मैं क्या तो मैंने कहीं सुनाई, मुझे सुनाई नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली अभय सिंह जी ये कि चंडीगढ़ अगर नहीं होता, अगर यस चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलिए ये बात, ठीक है। अगर पंजाब अलग बनाता है, ठीक है। भाटीवाल जी के पास चलते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे मान साहब। भाटीवाल जी अपनी बात कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कमल जी, पहले तो मैं अत्रे जी को ये पूछना चाह रहा हूं, क्या इनकी पार्टी जो है कृषि और किसान तक सीमित है? जवाब नहीं दूं आपको, कृषि और किसान तक सीमित है। अगर सवाल पूछा तो जवाब ले लो। इस प्रदेश में दलित भी है, पिछड़ा भी है और भी है, तो क्या दलित पिछड़ा खेती नहीं करते हैं? दलित पिछड़ा खेती नहीं करते, उनके साथ 84% लोग जो है कृषि पे जो पार्टी आवाज उठाती है वो उनके साथ, वो नहीं उठाते। ये सिर्फ एक वर्ग की बात करते हैं। दूसरे जो मेरे साथी हैं वो सिर्फ कहते हैं कि हमारे व्यापारियों के हित वो जो है हमारे यहाँ सुरक्षित है। मैं कहता हूँ जो 85% जो इस प्रदेश की जनता है वो कहां जाएगी? अरे वो कृषि पे आधारित है। एकमात्र नेता जो है राजकुमार सैनी है। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ लो, फिर आप सिर्फ जो है सबसे बड़ा भाग मान साहब ने कहा कि मान साहब ने भाटीवाल जी आप नुकसान किसे पहुंचाने वाले हैं? कौन? हम जीतने वाले हैं। सभी को पार्टियों को जनता ने नकार दिया है, सभी को देख लिया है। अब जो है मौका राजकुमार सैनी को देगी जो है ये पार्टी। और ये जो अभी मान साहब कह रहे थे कि इन लोगों ने हरियाणा जला दिया, वोट कौन देगा? मैं ये कहता हूं हरियाणा जला दिया, सबको पता है इन लोगों ने जला दिया, पर सरकार पंगु क्यों थी? सरकार क्यों जो है मूक दर्शक बनी हुई थी? वो क्या जिम्मेदार नहीं है? सरकार क्या कर रही थी? अरे मिलिट्री को रोक दिया गया। छोटा सा जवाब। और कमाल की बात ऐसा है कि बीजेपी अभी भी नहीं निकाल रही उनको। पहली बार ऐसा बीजेपी अपनी बी टीम बना के उनको साथ चला रही है। आज तक के इतिहास में जो है मिलिट्री को रोकने वाला कोई नहीं हुआ था। इस सरकार ने ठीक है। दीवान सिंह जी उसी दिन इस्तीफा क्यों दे दिया राजकुमार सैनी ने? राजकुमार सैनी उससे पहले ही दे चुके थे कि मेरे अब दे दो, अब भी नहीं दे रहे। वो पार्टी कहाँ है जिसका पार्टी का मुखिया ही बीजेपी में? अभी वो पार्टी कहाँ बन गई? राजकुमार सैनी धोखेबाज नहीं है, कुरुक्षेत्र की जनता से धोखा। कुरुक्षेत्र से हूँ मैं। कुरुक्षेत्र में कोई विकास नाम बताइए तो सही, कौन से काम में जाते हैं? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, हल्का मेरा थानेश्वर है, मैं जिला कुरुक्षेत्र से हूँ। मेरे को बताओ आप कहाँ विकास किया? राजकुमार सैनी आते ही नहीं। मैं ये कहता हूँ कहीं दिखाई भी नहीं देते। कुरुक्षेत्र की के भेजा राजकुमार सैनी जो गांव बोल रहे हैं अगर इतनी हिम्मत है दोबारा जीत जाएंगे अगर विकास किया तो। वो कौन सा गांव है पहले बताइए आप, आपको मालूम है? मैं ये कहता हूँ आपको मालूम है जब इनकी सुनाई नहीं हो रही थी हमारे सांसद की, सांसद की जब सुनाई नहीं हो रही थी
आप बताइए तो उस वक्त आपको मालूम है वो गांव कौन सा है? ग्राम योजना के माध्यम से गांव गोद लेने पे किसी सांसद को कोई मनाही नहीं है। आप घाटीवाल साहब मेरी राजकुमार सैनी की जब वहां पार्टी में सुनवाई नहीं हुई, जवाब नहीं आपके ठीक है। पूरे चुनाव में कमल जी, पूरे चुनाव में इस बात का प्रचार था कि राजकुमार सैनी कभी भी भाजपा को समर्थन दे सकते हैं। राजकुमार सैनी को आप बोलिए विष्णु जी बोलिए। कमल भाई सुनिए, बोलिए पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया था उनको, जो है पहले तो ये ऑन रिकॉर्ड है। जींद की जनता बड़ी धन्यवाद की हकदार है इस बात की कि जो लोग पिछले 4.5 साल से सत्ता में है और उनकी एक बी टीम जो उनके अंदर से ही निकली, जिसने हरियाणा को और आप कहां से निकले? बात है, मैं बात आप भी तो निकले कहीं ना कहीं से। इस इलेक्शन में इस इलेक्शन की बी टीम आपको करा दिया। मैं वो नहीं कह रहा, इलेक्शन के अंदर उस जाति आधारित आपकी पार्टी क्यों जाति आधारित भावना जानते हैं आपकी पार्टी क्यों भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन जींद की जनता के शुक्रगुजार हैं कि वो इन लोगों के बहकावे में नहीं आई। लालसा राहुल गांधी के अंदर प्रधानमंत्री बनने की लालसा है ना, वैसे दुष्यंत चौटाला के अंदर मुख्यमंत्री बनने की लालसा देखिए, राहुल गांधी में अगर लालसा होती तो मनमोहन सिंह को ना बनाते। सरदार मनमोहन सिंह को मानसा बात के मुंह से शब्द अच्छे निकलते हैं। सरदार मनमोहन सिंह को बनाया कमल जी, सरदार मनमोहन सिंह को कांग्रेस ने बनाया, सोनिया गांधी ने बनाया। सोनिया गांधी राहुल गांधी को बना सकती थी प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। कमल जी, मान साहब गलत है। सरदार मनमोहन सिंह को किस बात से एतराज है? क्या मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने पर एतराज है? क्या आपको मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने से एतराज है? मान साहब बताइए। आप मनमोहन सिंह बनाया मान साहब, सुनिए तो आप राहुल गांधी भी बन सकते थे ना, अगर लालसा होती तो आगे वो लालसा होती तो अगर लालसा आपने अपने सवाल से आप अपने सवाल से मत भागिए। लालसा लालच की बात कर रहे हैं। आप इतिहास की मूर्ति है सोनिया गांधी, उन्होंने अपने पुत्र में होता तो अपने बेटे को बना सकते थे प्रधानमंत्री। आप बिल्कुल गलत हो। आप कहां ये देखिए ना, मान साहब का सवाल है, इस मान साहब की लालच की बात बता रहे हैं। इन्होंने राहुल जी पर कटाक्ष किया, इन्हें अभी शब्द वापस लेने चाहिए। नहीं गलत, नहीं इस बात पर ये कहता कि मनमोहन सिंह जी को किसने बनाया भाई? मान साहब किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, अध्यक्ष ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने सरदार मनमोहन सिंह को बनाया। अगर वो लालसा की होती तो अपने बेटे को बनाती, अगर उन्हें पुत्र मानता होती तो अपने बेटे को बनाती। मान साहब, ये बीजेपी वालों की खासियत है कि उन्होंने किसी की बात मानी नहीं। ये तो स्पष्ट है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये तो आसान है कि प्रधानमंत्री बना दिया। सबसे पहले सिंगला साहब जनता बनाती है, जनता अगर आपके लालच की बात है पहले तो सुनिए। मान साहब ये उस बात का जवाब है। बहुत गलत आप कर रहे हैं। क्या बात जनता बनाती है सब कुछ, कोई बनाने वाला कुछ नहीं। आपने प्रधानमंत्री बनाया या सोनिया गांधी नहीं, इसके लालच की बात है कि अगर लालच होती तो अपने बेटे को बना सकते थे, अगर लालच होता तो अपने बेटे को बना सकते थे। दूसरी बात सुन लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं, चुनाव और भी है, मुद्दे से ना भटकिए। जनता सब कुछ देख रही है कि बात क्या है, सवाल क्या है, जवाब आप क्या दे रहे हैं। कमलकांत गोयल साहब आपके पास आएंगे। कूद के कर रहे हैं, जवाब तो मैं दे रहा हूं। साहब नहीं, आपने कहा कि राहुल गांधी में लालच, मैं दोबारा फिर कह रहा हूं इस बात को। अगर लालसा की बात गलत है भाई साहब, पूछे तो आप बराबर की बात है, तो अगर आप गलत बात करेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेगा? आपने हरियाणा प्रदेश को जला दिया, उस पर बात चल रही थी। आप बिल्कुल भी अनुशासन में नहीं है, ये आपको मैं बता दूं। मान साहब प्लीज मान साहब प्लीज देखिए, लूज टॉक करेंगे यहाँ पे। अगर जो नहीं लूज टॉक किसी ने नहीं किया, अगर लालसा होता यही कारण है। इस तरह मारने से मुझे तो
जिसको आपकी बौखलाहट बताओ, आपकी तेज बोलने की बौखलाहट बता रही है कि आपकी हालात क्या है, कोई बौखलाहट बता रही है। मजबूरन कहा जा रहा था अत्रे साहब, मजबूरन बिश्नोई जी, अनुशासन में आप बिल्कुल नहीं है और ये डिबेट बहुत गलत दिशा में जा रही है, बहुत गलत दिशा में। जितनी बार बोलने लगता हूं की बात, ये कूद के बोलते हैं। सुनिए मेरी बात यार, मैं बोला किसी के बीच में, मैं नहीं बोलूंगा किसी के बीच में, आपसे कह रहा हूं ना, नहीं गलत बात है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक मिनट बिश्नोई साहब चुप होइए प्लीज। कमल साहब आप सुनिए, मैं 1 मिनट में बात जवाब, आप ये बताइए कि सिर्फ मेरी बात नहीं, आप बोलेंगे साहब, देखिए आपको दिया गया, आपको जनता की बात फिर से मैं कह रहा हूं, आपका नाम इसलिए कम ले रहा हूं क्योंकि आप नहीं सुन पा रहे और जनता सब कुछ देख रही है। मैं फिर से कह रहा हूं कि चुनाव और भी है, ये सब कुछ जैसे कि मान साहब ने कहा था कि रोला पाऊ पार्टी, क्या आप वही है क्या? बार बार बीच में आप आ रहे हैं, बार बार बीच में आप आ रहे हैं, बार बार बीच में आप आ रहे हैं, ये ज्यादा पा रहे हैं। जनता ने जो जिनकी जनता है किस पर किस तरह से चलाने वालों को नकारेगी। अरे जवाब तुम भी शामिल थे, बताइए समय की कमी है सर, मैं आपके पास नहीं आना चाहता, समय बर्बाद नहीं करना चाहता। कमलकांत गोरी साहब प्लीज बताइए दर्शकों को, बताइए क्या हो रहा है। देखिए, जो जींद की जनता ने अपना फैसला कर दिया है वो 31 तारीख को आ जाएगा। हम कोई आकलन करने वाले होते नहीं हैं, लेकिन कितना प्रभावी चुनाव है वो यहाँ की डिस्कशन से देखा जा सकता है कि इस चुनाव का कितना असर होगा। और इस चुनाव के जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं वो काफ़ी हैं, लोकसभा और विधानसभा पर पड़ेंगे। और अगर मुझे लगता है अगर बीजेपी इस तरह से जीतती है, अगर जीतती है तो बीजेपी की पॉसिबिलिटी है कि वो लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को साथ साथ करवा दे, क्योंकि उनको लगता है कि उनका माहौल बना हुआ है। अगर जीतती है तो ये कंडीशन है उसमें। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि 1 से लेकर 5 तक सब चुनावों के मायने हैं और हर पार्टी को वो जो है मैटर करेगा अगले चुनावों में कौन कहाँ खड़ा है, जिनकी जनता से इसका जवाब मिलेगा। ठीक है मान साहब 10 सेकंड है, बोलिए। जिनकी जनता ने आपको वोट क्यों दिया होगा? क्या वाकई में विकास कार्य आपने करवाए जिन में जिसकी बदौलत आपको वोट मिला? देखिए कमल, ऐसा है जहां पे अभाव होता है ना वहां पे आवश्यकता होती है हर एक चीज की। तो मैं ये समझता हूं कि 4.5 साल के अंदर जितना व्यापक रूप से विकास हुआ है, चाहे वो जींद के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर हो, और जिस प्रकार से हरियाणा की छवि और जिस प्रकार से भारतवर्ष की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ी है, ठीक है, ये दर्शाता है। और जिस प्रकार से हमारे को लोगों ने हाथों हाथ लिया, जाते ही हमारे को अच्छा रिस्पॉन्स लिया, तो मैं ये मानता हूं। और जिस प्रकार से भाई साहब कह रहे थे अभी, तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 31 तारीख को जब हम इस शाम की डिबेट के लिए बैठेंगे तो इसी के ऊपर चर्चा हो रही होगी। निश्चित रूप से आऊंगा, आप बुलाइएगा। मैं मान साहब की बात से सहमत हूं, 31 को इकट्ठे बैठेंगे और पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। दो राय नहीं कि 31 तारीख को पता लग जाएगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसे जींद की जनता का प्रेम और स्नेह इंडियन नेशनल लोकदल को पहले भी मिलता रहा है, 2 बार हमारा विधायक लगातार रहा है, अब भी जिस तरह से हमने जींद की जनता के मुद्दों की बात, जींद की जनता के मुद्दों का सॉल्यूशन उनके सामने रखा कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम जींद के लिए क्या करेंगे। जींद की जनता ने, मैं मानता हूं, हमारी बात का विश्वास किया होगा और हमें वोट किया होगा। ठीक है, लोकदल तो अब पेवा में होगा जी उपचुनाव, तो प्रतिक्रिया दे दीजिए। मान साहब पूरा समय ले लेंगे, मतलब आप करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, मान साहब करवा सकते हो। अभी प्रोटोकॉल में नहीं है उपचुनाव होना, लेकिन करवा दो आप। ये उम्मीद है कि जो है हमारे लिए जो है विधायक बनेंगे, जनता के पास युवा विधायक चुनने का विश्नोई जी बहुत रोला पाया, जैसे कि कह रहे थे मान साहब, बोलिए आप। अंतिम 10 सेकंड है आपके पास। हिसार लोकसभा की जनता को सबसे युवा सांसद चुनने का मौका मिला, उसी प्रकार आज उन्होंने उस अवसर का फायदा उठाया। आज जींद की जनता को सबसे युवा विधायक चुनने का मौका मिला, वो इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने दे रही और आज ईवीएम में दिग्विजय की दावे सबके हैं, लेकिन दावों की कौन खुलेगी, कितनों की खुलेगी, आपको बढ़ावा नहीं मिलेगा भाई। एक के दावे तो हो जाएंगे, लेकिन बाकी के हवा हवाई हो जाएंगे। दावों में कितना दम है 31 जनवरी को मालूम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमान जुड़े। एक गर्म माहौल भी हो गया था और आपको लग भी रहा होगा क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत गर्म हो चुका है। सर्दी बाहर बहुत है, जैसे ही हमारे मेहमान जाएंगे बाहर उनको लगेगा कि अंदर गर्म माहौल था, बाहर ठंड बहुत है। 31 जनवरी को लगातार
हम महा कवरेज आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि जींद के नतीजे क्या कहते हैं, और लगातार डिस्कशन ये भी रहेगी। और एक अच्छी बात जींद वासियों के लिए है कि उनके मुद्दों पर जो कभी सालों में बात नहीं हुई थी, अब की बार जींद उपचुनाव को लेकर हो चुकी है। नमस्कार।